प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अरस्तु के क्रांति सिद्धांत के बारे में। अरस्तु ये कहता है कि परिवर्तन जो है वह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वे सभी अस्थायी हैं, बदलती हैं, और वह ये कहता है कि हम सभी एक संपूर्णता की ओर विकास कर रहे हैं, परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह अपूर्ण होती हैं और पूर्णता की ओर जा रही होती हैं, इसलिए कोई भी व्यवस्थाएं अपने आप में स्थायी नहीं हो सकती, उनमें समय के साथ परिवर्तन होता है। और व्यवस्थाओं में ये जो परिवर्तन है वह संविधान में परिवर्तन के द्वारा होता है। और इस रूप में अरस्तु क्रांति को परिभाषित करते हुए ये कहता है कि संविधान में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन क्रांति है। संविधान में अगर आंशिक परिवर्तन होता है तो वह आंशिक क्रांति है, लेकिन किसी देश का संविधान अगर पूर्णतः बदल दिया जाए और उसकी जगह कोई एक नया संविधान ले आया जाए, नई व्यवस्था स्थापित कर दी जाए, तो इसको पूर्ण परिवर्तन या पूर्ण क्रांति की संज्ञा अरस्तु देता है। संविधानों में ये जो परिवर्तन है वह चक्रीय होता है, जैसा पिछले वीडियो में हमने बात करते हुए या जो संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया अरस्तु ने, उसके संदर्भ में बात करते हुए भी कल हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि संविधान में जो परिवर्तन होता है वह चक्रीय होता है। व्यवस्थाएं चक्रीय रूप में परिवर्तित होती है। और वह कैसे होती है कि राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदलता है, निरंकुश तंत्र कुलीन तंत्र में, कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में, धनिक तंत्र लोकतंत्र में, और लोकतंत्र अंततः पॉलिटी में बदलता है। पॉलिटी उसका एपिस्टीम पॉलिटिके या एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम या चरम राजनीतिक व्यवस्था है। अरस्तु ने क्रांति के कारणों को दो भागों में विभाजित किया है। क्रांति के कुछ सामान्य कारण होते हैं और कुछ क्रांति के विशेष कारण होते हैं। सामान्य कारणों की अगर हम बात करें तो सामान्य कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं, मस्तिष्क के उद्देश्य होते हैं, और राजनीतिक उथल पुथल पैदा करने वाले जो कारण होते हैं वो सामान्य कारण होते हैं। सामान्य कारणों की चर्चा करते हुए अरस्तु कहता है कि क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण असमानता होता है। जिन लोगों को समाज में वितरण के दौरान अगर यथोचित नहीं प्राप्त होता है तो वह व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति करते हैं, क्योंकि उनमें असंतोष जन्म लेता है। दूसरा कारण तनाव और द्वंद्व हैं। समाज के विभिन्न समूहों के बीच में जब तनाव और द्वंद्व पैदा होते हैं तो उसकी वजह से व्यवस्थाओं में क्रांति होती है। क्रांति का एक तीसरा कारण अरस्तु ने तकनीक को माना है। टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, परिवर्तित होती है, तो समाज का जो समृद्ध वर्ग होता है वह तो तकनीक को प्राप्त कर लेता है, नई तकनीक को वो उस तक पहुंच जाती है, लेकिन समाज के जिस वर्ग तक वह तकनीक नहीं पहुंचती है उसमें असंतोष पैदा होता है, और यह असंतोष क्रांति के रूप में सामने आता है। क्रांति का चौथा सामान्य कारण अन्याय है। पांचवा घृणा, शासक वर्ग के प्रति घृणा और असंतुलित विकास, ये सब क्रांति के सामान्य कारण होते हैं। इसके अलावा क्रांति के कुछ विशेष कारण भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है संविधान की अवहेलना। जब शासन व्यवस्था संविधान के लिखित नियमों के अनुरूप नहीं चलाई जाए और जो शासक वर्ग है वह खुद संविधान की अवहेलना करने लगे और मनमाना पूर्ण शासन आरोपित करने लगे, तब क्रांति जनता में असंतोष पैदा होता है और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। इसी तरह दूसरा विशेष कारण होता है कि जब उच्च पदों पर विदेशियों की नियुक्ति की जाती है तो लोगों में एक गुलामी का भान होता है, और इस कारण से लोग जो हैं वह शासन के आदेशों की अवहेलना करने लगते हैं और उसके प्रति क्रांति करने के लिए तैयार होते हैं। तीसरा कारण होता है शासक वर्ग के द्वारा जो असंतोष है, जनता का जो असंतोष है उसको लगातार नज़रअंदाज करना, या जनता की जो मांगे हैं, डिमांड है, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा न करने पर
जो असंतोष पैदा होता है, उस असंतोष को लगातार अगर शासक वर्ग नज़रअंदाज करता है तो व्यवस्थाओं के भीतर क्रांति पैदा होती है। चौथा कारण है भय, डर। जब जनता को शासक वर्ग से एक अनजाने से भय हो, वो भय के कारण से जनता क्रांति की ओर अग्रसर होती है। और फिर लालच, कोई विशेष लालच हो तो जनता का कोई वर्ग क्रांति कर सकता है। और पांचवा घृणित शासन, अगर शासक वर्ग घृणित तरीके से अत्याचार कर रहा हो, अन्याय कर रहा हो, लगातार शोषण कर रहा हो तो क्रांति पैदा होती है। इसी तरह अरस्तु ये कहता है कि जो अलग अलग जो उसने 6 वर्गीकरण किए संविधानों की, 6 तरह की व्यवस्थाएं जो बताई है, उन व्यवस्थाओं में भी क्रांति के विशिष्ट व्यवस्थाओं में क्रांति के विशिष्ट कारण होते हैं। जैसे राजतंत्र में क्रांति तब होती है जब राज परिवार में कलह पैदा हो या राज परिवार से ही विद्रोह पैदा हो जाए। जैसा हम इतिहास को पढ़ते समय देखते हैं कि कई राज परिवारों में राज परिवार के सदस्य ही राजा के प्रति विद्रोह कर देते हैं, या व्यक्ति विशेष का अपमान हो। जैसे कौटिल्य की कथा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब व्यक्ति विशेष का अपमान राजा करता है तो राजतंत्र में कलह पैदा होती है और राजा के विरुद्ध क्रांति का वातावरण तैयार होता है। या फिर पड़ोसी राज्य आक्रमण करके घृणा पैदा करे तो भी राजतंत्र में जो है विद्रोह पैदा या क्रांति होने की संभावना बनती है। निरंकुश तंत्र में क्रांति इसलिए होती है क्योंकि राजा निरंकुश हो जाता है, अत्याचार अनाचार करने लगता है, अन्याय करने लगता है। कुलीन तंत्र में क्रांति इसलिए होती है क्योंकि संपत्तिशाली जो वर्ग होता है वह संपत्ति छीनने का प्रयास करने लगता है या संपत्ति एकत्रित करने का प्रयास करने लगता है। धनिक तंत्र में क्रांति इसलिए होती है क्योंकि सारी जो संपदा है वह कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होने लगती है, धनिक वर्ग के हाथों में केंद्रित होने लगती है और इससे गरीबों का शोषण होता है। लोकतंत्र में क्रांति इसलिए होती है क्योंकि शासन व्यवस्था अज्ञानी लोगों के हाथ में आ जाती है या उन लोगों के हाथ में आ जाती है जिन्हें शासन करने का ज्ञान नहीं होता, जो विवेक संपन्न नहीं होते, और इस कारण से वह उचित अनुचित का निर्णय किए बगैर मनमाने जब निर्णय लेने लगते हैं तो उससे जनता में परेशानी पैदा होती है, जनता असंतोष पैदा होता है और तब लोकतंत्र में क्रांति होती है। पॉलिटी हालांकि उसकी एपिस्टीम पॉलिटी के है और अरस्तु ये मानता है कि वहाँ जाकर कुछ स्थायी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसको भी वह चिर स्थायी व्यवस्था नहीं मानता। वह कहता है कि पॉलिटी में भी अगर संविधान सम्मत शासन नहीं चलाया जाता है, कानून की अवहेलना अगर होना शुरू हो जाती है तो पॉलिटी में भी परिवर्तन होता है और पॉलिटी पुनः फिर राजतंत्र में परिवर्तित होती है और फिर ये चक्र उसी तरीके से राजतंत्र फिर निरंकुश तंत्र में बदलता है, निरंकुश तंत्र फिर कुलीन तंत्र में, कुलीन तंत्र फिर धनिक तंत्र में, धनिक तंत्र फिर लोकतंत्र में और फिर लोकतंत्र पॉलिटी में, और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। अब क्रांति को समाप्त करने के उपाय क्या हैं? तो अरस्तु ने बहुत सीधी सी बात कही कि क्रांति निवारण का उपाय यही है कि क्रांति के कारणों को समाप्त कर दिया जाए। अर्थात जिस जिस व्यवस्था में जिस जिस कारण से क्रांति हो रही है उन कारणों का उन्मूलन करना ही क्रांति को समाप्त करने का तरीका है। इस तरीके से अगर आप अरस्तु को देखें तो अरस्तु जो है वह क्रांति के कारणों को इसलिए गिना रहा है ताकि जो शासक वर्ग है वह उन कारणों का उन्मूलन करके व्यवस्था को स्थायी बनाए रख सके। तो अरस्तु का उद्देश्य क्रांति करवाना नहीं है या क्रांति को पैदा करना नहीं है, बल्कि वह क्रांति के कारणों का उल्लेख करके ये चाहता है कि उन कारणों का उन्मूलन कर दिया जाए ताकि किसी व्यवस्था में क्रांति ना हो। इस प्रकार अरस्तु व्यवस्था अनुरक्षण या व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने या व्यवस्था को बचाए रखने का पक्षधर है। और इसी रूप में इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम ध्यान में रखें, क्योंकि बाद में जब मार्क्स ने क्रांति की बात की और मार्क्स के बाद और कई विद्वानों ने जब क्रांति की बात की, तो खासकर हम जब मार्क्स से अरस्तु के क्रांति सिद्धांत की तुलना करें
तो अरस्तु जो क्रांति का सिद्धांत देता है वह आमूल मार्क्स के विपरीत आमूल परिवर्तनवाद का विरोधी है। वह पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर देने का पक्षधर नहीं है, वह पूर्ण क्रांति का पक्षधर नहीं है। वह केवल क्रांति के कारणों को रोकना चाहता है, जबकि मार्क्स जो है वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। वह इस रूप में अरस्तु जो है मूलतः रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी इस रूप में कि वह व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहता, बदलना नहीं चाहता, बल्कि व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, और उस बनाए रखने के लिए ही वह क्रांति के कारणों का उल्लेख करता है ताकि उन कारणों का उन्मूलन किया जा सके। इस रूप में वह रूढ़िवादी है। मार्क्सवाद के विपरीत या मार्क्स के विपरीत वह क्रांति का समर्थन नहीं करता है, बल्कि वह उसके निवारण के उपाय खोजना चाहता है। अरस्तु के लिए राजनीतिक स्थिरता या जो शासन की स्थिरता है, व्यवस्था की जो स्थिरता है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू।